नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो अखिलेश वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य का वार वर्सेस पलटवार। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां, भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही चुनाव में पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं। और इस बीच मायावती की पार्टी बसपा की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सीट के लिए प्रभारी और प्रत्याशी दोनों के नाम की घोषणा कर दी। प्रभारी और प्रत्याशी, आपको बता दें कि सीट से बसपा ने राम गोपाल कोरी को अपना विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है मिल्कीपुर सीट से। तो उधर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके नए सिरे से मेरिट सूची बनाए जाने के कोर्ट के आदेश के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। अभ्यर्थियों का हमदर्द बताने को दोनों ही पक्षों के बीच एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रविवार को यानी आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इशारों इशारों में ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर उन्होंने तंज कसा। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा पात्र, इशारा देखिए, कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री का बयान साजिशन। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और अब जबकि युवाओं ने लड़ाई को लड़ा और उसे फिर जीता, लंबे समय के संघर्ष के बाद इंसाफ मिला, तो अपना हमदर्द साबित करने के लिए कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री आगे आकर खड़े हो गए। दरअसल यह कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। वे भाजपा के अंदर अपनी राजनीति की गोटी खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा में चल रही खींचतान पर चुटकी ली और उसमें यह लिखा कि इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं वो अंदरूनी माननीय मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, इस अंदरूनी राजनीति को बाकायदा समझ रहे हैं। शिक्षा और युवाओं को भाजपा अपनी आपसी लड़ाई से दूर रखे, क्योंकि भाजपा को ऐसी सत्ता लोलुप राजनीति से उत्तर प्रदेश में कई साल हो गए हैं और उत्तर प्रदेश को यह सत्ता लोलुप पार्टी राजनीति जो करती है यह पीछे ले गई है। तो अखिलेश यादव ने यह कहा। पलटवार में उप मुख्यमंत्री ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर बार मैंने यह आश्वासन दिया कि कोर्ट के निर्णय को अक्षरशः लागू कराया जाएगा, यानी कि जो कोर्ट का फैसला आएगा, जो कल फैसला आया, तो समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने वाली है और ये सैफई जाएगी पंचर होकर। अखिलेश 2 धारी तलवार हैं तो मैं 4 धारी तलवार हूं, यह कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो उपचुनाव से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती, ओबीसी वाला कार्ड, सब कुछ चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव के वार का, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बार पलटवार भी सुन लीजिए, सुनिए। चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था। हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे। ना नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो
और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। हमारे सभी शक्ति केंद्र से लेकर के जिले तक के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके साथ विस्तृत संवाद हुआ है। अभी जदयू के साथ बैठक हुई है और मझवा विधानसभा का चुनाव हम लोग भारी अंतर से, जब भी चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा, जीतेंगे। विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार का सहारा लेकर के जो लोकसभा जनता को गुमराह करने की का काम किया है, जनता उनकी असलियत जान चुकी है। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, भाजपा ही वर्तमान है तो भाजपा ही भविष्य है। भाजपा मजबूत तो भारत मजबूत, भाजपा कमजोर तो भारत कमजोर। तमाम सारी विश्व की शक्तियाँ आत्मनिर्भर भारत नहीं देख पा रही हैं और देश के अंदर कुछ राजनीतिक नेता ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियों को सपोर्ट कर जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लगातार बयानबाजी हो रही। कोई कह रहा है कि अगर अखिलेश यादव दो धारी तलवार हैं तो मैं चार धारी तलवार। सामने उपचुनाव है और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस वक्त पचोपेश में हैं, क्योंकि अपनी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टी तक, यानी सहयोगी दल से लेकर सामने के दल तक, पूरी तरीके से दल के दलदल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फंसे हुए। और अब यही मामला, सामने उपचुनाव, यही मामला ओबीसी वाला जो कार्ड है, इसको लेकर हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी, एचएन उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश अहिर जी, नेता समाजवादी पार्टी, और धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे नवीन शर्मा जी आपसे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आता है, उप मुख्यमंत्री समर्थन करते हैं बयान का, उसके बाद एक वार और पलटवार का सिलसिला शुरू होता है पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस उप मुख्यमंत्री के बीच में। और दूसरा ये कि सामने उपचुनाव है और ऐसे में कल जो फैसला आया, या ओबीसी कार्ड जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा खेला जा रहा है, या आप लोग वार पलटवार में किस तरह देखते हैं इस वार पलटवार को? क्या कोई इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी? नवीन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शिवम जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी, और आपने ये सवाल किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो अपने विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ती है और हमारे विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में है। रही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो जो उनके अभी तक के कार्यकाल 2017 से लेके और अभी तक हुए हैं, वो पब्लिक के सामने है। पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि हम सुशासन, महिला सुरक्षा और सम्मान सहित उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करते आए हैं। रही बात जो आज पीडीए के माननीय अखिलेश जी ने जो ये शब्द कहे, देखिए, पीडीए मतलब समाप्त है, क्योंकि इनके आप जो चुनाव लोकसभा था उसके तहत इनका पीडीए गठबंधन काम किया। अब ये विधानसभा में इनका कोई जोर चलने वाला नहीं है। और रही उपचुनाव की बात, जो हमारी उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव सीटें हैं वो हम जीत रहे हैं और जनता ने इनके जुमलों से आकर जो इनके जिताए हुए सांसदों को आगे पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कोई भी चीज उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रही है। रही बात सुशासन की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों को जनता जानती है। हमने वो करके दिखाया जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। हाँ, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो देखिए, हाईकोर्ट के फैसले पे किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं करता हूं।
हमारी पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव जी ने अगर उसका पक्ष लिया है तो ये उनका अपना अपना दायित्व है। पार्टी का स्टैंड है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ घंटे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह के साथ में उच्चतम और माध्यमिक और बेसिक सभी शिक्षा महानिदेशकों के साथ एक बैठक की है। इस पे जो हाईकोर्ट की राय है, जो उन्होंने मांगा है हमारी सरकार से, उस पे हमारी सरकार उस लिस्ट को, उस जनगणना को चीजें ध्यान में रखकर तैयारी की जो हमें वक्त मिला है, हम उससे पहले हमारी सरकार उसको करके हाईकोर्ट में सबमिट करेगी। रही बात विपक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या करने वाला है, इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। हम अपनी सरकार के नहीं, नवीन जी विपक्ष क्या कहता है, चलिए आप कह रहे हैं ध्यान नहीं देना, ठीक है कोई बात नहीं। आपके उप मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और जो भी हाईकोर्ट कहेगा अक्षरशः, वो कह रहे हैं अक्षरशः हम उसको लागू करेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो उनके विचार हैं। आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी में खुद ही मतभेद वर्सेस मनभेद की लड़ाई चल रही है नवीन शर्मा जी? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी की बात यहाँ पर अलग है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कमेटी फैसला लेती है, तो वो हम लोग हाईकोर्ट में उसके तहत जाएंगे। और हमारा जो माननीय शिक्षा मंत्रालय है उत्तर प्रदेश का, उसके शिक्षा मंत्री जी से आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की। इस पर निर्णायक कमेटी मंडल को तैयार किया गया है, और हम लोग इस 69,000 भर्ती के पक्ष में हैं कि भाई कहीं ना कहीं लोगों को जो रोजगार है उस पे हमारी सरकार कायम रहेगी। हम हाईकोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका अपना फैसला है, हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम कभी भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को, किसी भी जन व्यक्ति को भी, क्योंकि वो हमारा न्यायालय है। दूसरी चीज, न्यायालय ने जो चीज मांगी है हमारी सरकार से, वो हम लोग देने में सक्षम है, और हम उसको बहुत जल्दी से जल्दी निराकरण करने के लिए, हम इन शिक्षकों के सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जीवन दायिनी के लिए सरकार काम करेगी और जल्द से जल्द इसका निर्णय निकालेगी। ठीक है नवीन जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया, बच्चों के जो शिक्षक भर्ती वाले मामले में जो भी आया, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम अक्षरशः हम इसको लागू करने का काम करेंगे। अब समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि ये जो कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब ये जब उप मुख्यमंत्री समर्थन ना करे तो बयान, अब समर्थन कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से अब दर्द मत दिखाइए। ये शिक्षक भर्ती से लेकर बाकी जितना ठेका है सब अखिलेश यादव ने संभाल रखा है क्या राकेश जी? पहले तो मैं बधाई देता हूं जी उच्चतम न्यायालय का, जिन्होंने 640 दिन बैठ के गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, और उसके बाद उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और कोर्ट के माध्यम से उनके अधिकार को आदेश मिला जाके। तो बहुत बहुत तो बधाई मैं उच्चतम न्यायालय को देना चाहता हूं। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, अभी नवनीत भाई ने ही कहा कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को इन्होंने नजरअंदाज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो बैठक लेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो फैसला निर्णय होगा। तो जब केशव प्रसाद मौर्य अपनी हैसियत में होते पिछड़े नेता के चेहरे से जो चमकाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी जो चमकाती है, तो वो यही 69,000 के अभ्यर्थी इनके आवास पे गए थे तो लाठियों से पिटवाया गया था। इनकी कितनी हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो स्वयं जानते हैं, और आप भी जानते हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है। अभी मुख्यमंत्री के सपने देखते हुए दिल्ली बम्बई करने लगे, लास्ट में क्या हुआ? औधे मुंह गिर गए, और इनको सिराथू की जनता स्वयं हरा चुकी है। इनका नियत। राकेश जी, केशव प्रसाद मौर्य को सीरियस नहीं लिया जाता तो फिर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, किसको ऑफर दे रहे थे उस वक्त आप? मैं कह रहा हूं कि मेरे माननीय नेता अखिलेश यादव ने बैकवर्ड होने के नाते उनको ऑफर दिया कि लाइए आप 100 विधायक तो छोड़िए, उनके पास एक भी विधायक नहीं है कि उनके साथ जाएं। अच्छा, तो मतलब विधायक नहीं है, मतलब केशव प्रसाद मौर्य इंपॉर्टेंट भी नहीं है उतने, क्योंकि नवीन शर्मा जी ने भी कह दिया, मतलब आप ये कह रहे हैं पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लेकिन फिर बयानबाजी चालू है, मतलब सीरियस तो ले रहे हैं ना आप?
मैं कह रहा हूँ ना, केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ बयान देने के लिए रखे गए हैं। जिस दिन अगर वो बयान देना बंद कर दे, मैं आपके चैनल पे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उस दिन उस साइड लाइन कर दिए जाएंगे। और अभी भी साइड लाइन है, अभी भी उनका उत्तर प्रदेश की सरकार में कितना चल रहा है। अगर उनके और मुख्यमंत्री में मतभेद नहीं होता तो मुख्यमंत्री के निर्णय के आज माननीय न्यायालय का स्वागत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अनुप्रिया पटेल इनके सहयोगी दल की नेता हैं, वो भी स्वागत कर रही हैं। ओम प्रकाश राजभर स्वागत कर रहे हैं। और रही बात की जो 10 के 10 सीट के अभी नवनीत भाई ने कहा, यही पीडीए 10 के 10 सीट को इनको हराएगा। और हराएगा नहीं, इनको सबक सिखाएगा कि आरक्षण और संविधान ने तो ताकत दिया है जिसे आप लेटरल एंट्री के माध्यम से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नवीन शर्मा जी जवाब दीजिए, इसके बाद फिर मैं अक्षय उपाध्याय के पास जाऊंगा, फिर धनुष कुमार जी के पास जाऊंगा। मेरे साथी श्री राकेश जी का मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमारे यहाँ संगठन, परिवार और सरकार ये सब एकजुट है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का किसी की भी नेता का मतभेद नहीं है। दूसरी चीज, आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी ने ये भी कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं आया और उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है। और हमारे यहाँ नवीन शर्मा जी, यहाँ जब आप ये बात कहते हैं ना तो फिर आप फंस जाते हैं। फंस इसलिए जाते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम हाईकोर्ट का जो फैसला होगा वो अक्षर से उसको लागू करवाएंगे, मुख्यमंत्री का बयान आधिकारिक रूप से क्यों नहीं आया इस पूरे मामले में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब तक शिक्षा मंत्री के साथ और शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जब तक उसके निर्णय तो केशव प्रसाद मौर्य को ये बात नहीं समझ में आती है कि अभी मीटिंग होगा, बातचीत होगा, सरकार पूरी तरीके से सामंजस्य बनाएगी, इसके बाद जो फैसला होगा, जो बयान होगा वो देना होगा, देंगे। लेकिन यहाँ तो वाहवाही लूटी जा रही है ना। देखिए, यहाँ वाहवाही की बात नहीं, यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, शिक्षकों की भविष्य की बात है। मैं कह रहा हूँ 640 दिन जब बैठे थे धरना पे, तब उनके भविष्य की चिंता क्यों नहीं पड़ी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भविष्य की चिंता जवाब को तय क्यों नहीं पड़ी? टीम के साथ बैठे हैं, इको गार्डन में उस महिलाओं पे और नौजवानों पे लाठी बरसाई है, वो उसके हिसाब से नई चीजें तैयार होंगी, मेरिट के साथ तैयार होंगी, वो चीजें लगानी है। और रही बात पीडीए क्या बोलता है, पीडीए का काम क्या है, पीडीए के माननीय अखिलेश जी क्या बोलते हैं, ये उनका अपना पक्ष है। हमें अपनी पार्टी को, कहीं भी हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, हमारा कोई नेता अलग नहीं है, हमारे सर्वदल नेता सम्मानजनक है। हमारे जितने एनडीए में गठबंधन है सब हमारे साथ हैं। और हमारे यहाँ चाहे राजभर साहब हो, चाहे संजय निषाद साहब हो, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक है जिसके मुखिया उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तक की ये बात सत्य है। ठीक है, ठीक है नवीन जी, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अक्षय उपाध्याय जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे दो सवाल है। एक तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी, और दूसरा क्योंकि आपकी एक समय पे सहयोगी पार्टी बीएसपी ने मिल्कीपुर सीट पर अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है, क्या वो पूरा ट्रायंगल में आप लोग फंस रहे हैं क्या? और दूसरा, अखिलेश यादव वर्सेस ये केशव प्रसाद मौर्य का जो जुबानी जंग चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उसे आप दूर किनारे पर बैठकर कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है शिवम जी, जो आप कह रहे हैं कि आप पहले इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी और केशव प्रसाद जी, कोई जुबानी जंग नहीं है। केशव प्रसाद जी केवल भोपू बन के बैठे हुए हैं, बस दिखाने के लिए कि पिछड़ा पर जो अत्याचार हो रहा है समय समय पर बोल दें, लेकिन उनका लाभ न। आप बताइए, 4 साल से 69,000 भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन करते रहे, कोई न्याय नहीं मिला। राज्य पिछड़ा आयोग और देश का जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ये लिख कर दिया कि इनके साथ न्याय करिए, तब भी कोई जो है इस पर इन्होंने कदम नहीं उठवाया अपनी सरकार से। जब हाईकोर्ट ने इसको गलत माना और 3 महीने में भर्ती करने का आदेश दिया एक्शन का पालन करते हुए, जैसे नवीन भाई हमारे कह रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं बहुत अच्छा, वो इसलिए ही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आरक्षण का इस तरह से जो है अवमानना की गई है। बताइए, 27% के आरक्षण को खा दिया गया, केवल 2% आरक्षण दिया गया 69,000 भर्ती में। दलितों को केवल 16% आरक्षण दिया गया।
ये केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अगर इसकी भी जांच किया जाए इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कितने लोग इसमें मेरिट में आए हैं, पिछड़ों का हक मारकर, देखिए 80% लोग वही पाए जाएंगे। भ्रष्टाचार की चरमतम सीमा पर ये लोग पैसे रुपए खर्च करके इनको जबरदस्ती उस मेरिट में बुतवाया गया है, जो दलितों का हक मारकर। आप बताइए, जब वो स्टूल पर बैठाए गए थे तो पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ? उस समय क्यों नहीं बोले? जब आदरणीय अखिलेश यादव जी को मंदिर में जाने पर रोक लगाया गया, अरे भाई अखिलेश यादव जी जमजात पिछड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ा नहीं शामिल हुए हैं, वो जमजात है। पिछड़ों दलितों सबका हक आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात कही गई तो उनके पूर्वजों को गाली दी गई, इसीलिए जातिगत जनगणना की बात कही गई कि पिछड़ों दलितों आदिवासियों को हर जगह उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी कितनी दी गई है, कितनी नहीं दी गई है, इसका पता किया जाए। अगर नहीं है तो उनको और लाभ देकर उनको बराबरी पर लाया जाए, तो उनको गाली दिया जाए संसद में। और वही प्रदेश में देखिए आरएसएस की विचारधारा है पिछड़ों दलितों को दबाना, समय समय पर उजागर भी हुआ है। इसी आरएसएस के विचारधारा को प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी लागू कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद है हाईकोर्ट का, पिछड़ों का दलितों का हक है मानने से उसने हाईकोर्ट ने रोकने का प्रयास किया। अब देखिए 3 महीने में क्या करते हैं, ये ईमानदारी पूर्वक भर्तियां करते हैं, वो भी भर्तियां हो रही है, रद्द हो जा रही है। और जो एक रीजनल यूनिटी का मामला है, देखिए रीजनल यूनिटी बस अपने जो है विचारधारा, अपने वो विचारधारा जो उनको व्यवहारिक रूप देने के लिए रीजनल यूनिटी नहीं, एक सेकेंड उपाध्याय जी, अगर हाईकोर्ट कोई फैसला देता है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी लाइन से हटकर अगर उस आदेश का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं भाई अक्षरशः लागू किया जाएगा, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि राहुल गांधी या अखिलेश यादव ये आप लोग ओबीसी का पूरा वो कॉपीराइट ले लिए हैं क्या, कि जब बोलेंगे आप ही बोलेंगे और कोई बोल ही नहीं सकता है? अरे शिवम जी, 4 साल से वो लड़की जो है वो संघर्ष कर रहे थे, राज्य आयोग कितना और राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ है। अगर मान लिया सभी अगर कोर्ट ना पहुंच पा रहे तो सरकार अन्याय करेगी, आरक्षण तो नहीं करेगी। बताइए, आरक्षण का नियम है कि जो कटाप है उसके अंतर्गत जो आज या पिछड़े रही वो सामान्य में माने जाएंगे। ये नया थोड़ी है, ये तो स्वतंत्रता के बाद से दलितों के साथ लागू है और 91 से मंडल आयोग जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो लागू किया। उपाध्याय जी, पहली बार थोड़ी हुआ है जी। ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा कौन सी पार्टी ने दिया? अरे भाई संवैधानिक दर्जा आयोग तो बनाया गया, संवैधानिक आयोग छोड़िए, एक सेकेंड, किसने दिया मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। आप बताइए संवैधानिक दर्जा देकर क्या करें जब उनका हक मार रहे हैं? यही तो बात है ना, मतलब आप केशव प्रसाद मौर्य पर उंगली उठा रहे हैं ये कहकर कि भाई 4 साल से सत्ता में, सर सत्ता में तो आप भी लगातार रहे ना, 2000 से लेकर 2013-14 तक, मतलब 5 में आपकी सरकार, 9 में आपकी सरकार, सर सरकार में आप रहे थे, फिर भी आप इनके 4 साल को कह रहे हो कि आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप सत्ता में थे, आप उप मुख्यमंत्री थे, काम नहीं करा सके। आप भी तो थे, आप भी कर देते ओबीसी के लिए। सर हमारे कार्यकाल का बताइए कि आरक्षण का नहीं पालन किया गया, हमारे काल का उदाहरण बताइए कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका हक मार रहे हैं भाई, जो है निजीकरण कर रहे हैं, रीजनल यूनिटी कर रहे हैं। अब हाल में जो सेबी प्रमुख है चेयरमैन, वो तो रीजनल यूनिटी से ही भर्ती हुई है ना, अभी 45 पद निकाला गया, क्या उसका आरक्षण का पालन किया जा रहा है बताइए? राहुल गांधी की आवाज उठाते हैं, अखिलेश यादव की आवाज उठाते हैं, उनको गाली दिया जाता है। ये एकमात्र इनका उद्देश्य पिछड़ों दलितों को दबाए रखिए, अगर कोई बात हो जाए तो कल हम हिंदुओं की बात करते हैं। अरे हिंदू कहाँ पर है? एक उदाहरण बताइए, बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई, यादव जाति को लेकर यह उल्लेख था, इतना आगे बढ़ गए, उतना आगे बढ़ गए, 14% उनकी आबादी है, नौकरी में 2% भी वो नौकरी में नहीं है, पिछले साल शासन सरकार चल रही है। अच्छा, तो मतलब उपाध्याय जी, सेंसस करा लेने से ओबीसी, एससी, एसटी सब में जो है सुधार हो सकता है? उसके अनुसार हमको और देंगे, लाभ देंगे। ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। धनुष जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक तो उपचुनाव,
दूसरा, क्या ये 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला जो आया उससे सरकार फीडबैक में गई? और तीसरा, ये जो अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई चल रही है, इसे आप तीनों को किस तरह से देखते हैं? धनुष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप तमाम को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और बहुत प्यार से मैंने सुना है, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वो, मैं वैसे तो उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे भी प्यार से सुने। जी बोलिए। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। खत्म हो जाएगा दुष्प्रचार का दौर, खत्म हो जाएगा दुष्प्रचार का दौर, जनता की निगाह है अब विकास की ओर। देखिए सवाल क्या है, 69,000 जो पद थे उन पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, तो सरकार हाईकोर्ट, आपको ये दोनों के विषय में समझना पड़ेगा। फिर नेतागिरी और फिर राजनीति अलग बात है। सरकार और कोर्ट दोनों जो जवाबदेही जनता के प्रति है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं है। सरकार, मैं बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड कोर्ट, दोनों जनता के प्रति जवाबदेही है और दोनों से मिस्टेक होता है, ये जग जाहिर है। लेकिन सुधार करने के लिए हमारे देश में जो संविधान प्रदत्त है उसमें लागू है, उस लागू पर काम किया जा रहा है, जिसको आप न्याय संगत कह सकते हैं, न्याय संगत। लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार करना या इस तरह का कोई तरह का बात करना, वो एक खालिश राजनीति बोलते हैं उसको, खालिश राजनीति। अब देखिए फायदा किसको होगा, ये जो 69,000 जिन बच्चों को मिलेगा, तो आप देखिए उनके पद से लेके वेतन और भत्ता, प्रमोशन तक का ख्याल जवाबदेही सरकार की होती है। कोर्ट के आदेश से सिर्फ नौकरी मिलने का रास्ता प्रदत्त होता है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ कि कोर्ट जो आदेश दिया उससे नौकरी प्राप्त हो सकता है, लेकिन पद, वेतन, समझ गए, और भत्ता, प्रमोशन, इन तमाम चीज की जवाबदेही सरकार के प्रति है। सवाल होता है कि ये लोग हमारे मित्र लगा रहे थे, उपाध्याय जी, ये हमारे राकेश अहीर साहब की 4 साल बाद न्याय मिला, क्या ये पहली बार है? अभी हरिनाथ जी बोल रहे थे निजीकरण की बात, तो दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वही बिजली को सबसे पहले निजी हाथों में दे दिया। शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने किया है। अब इनको जो है रास्ता इन्होंने बनाया, निजीकरण हो चाहे कोई भी हो। मैं फिर से आ जाता कोर्ट पे, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो सबको स्वागत करना चाहिए। जितने भी बच्चों का भविष्य बन रहा है वो उन्हीं राज्य के होंगे जो उस राज्य में, जिस राज्य में लोग राजनीति करते हैं। तो वो अब जो जिसको नौकरी मिलेगा, तो नौकरी मिलने वाले लोग जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को ही वोट देगा, इस बात की गारंटी भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नौकरी देने का काम सरकार की है, तो दोनों तरफ से हाथ में लड्डू सरकार को है। लेकिन राजनीति करना जरूरी है। अब कह रहे कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हो, उसने बयान दे दिया, हो सकता है, मैं कहता हूं बयान देकर इन लोगों का गला दबा दिया, क्योंकि इन लोग को मौका नहीं दिया बोलने का। इनके मतलब बोलने से पहले उन्होंने बयान दे दिया कि हम कोर्ट का आदर करते हैं और कोर्ट का अक्षर पालन करेंगे। वो संवैधानिक पद पर है, सरकार के डिप्टी सीएम है। लेकिन कल के डिबेट में मैंने कहा था आपको कि पार्टी का जो मुखिया है सरकार का, वो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, वो मैं देख रहा हूं उनको 7 साल, अभी यूपी में सबसे बड़े मुख्यमंत्री कह सकते उसको, टाइम की बात करो, टाइम की सबसे ज्यादा पद पर वो 7 साल कुछ दिन तक अभी तक है, और आगे 2027 तक उम्मीद है उन्हीं का। क्योंकि ये लोग हल्ला कर रहे थे, केजरीवाल भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी तो हटाए जाएंगे। आज केजरीवाल साहब जेल में हैं, मुख्यमंत्री जी हटे नहीं है। तो ये सब बातें विपक्ष के जो पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन मैं फिर से आ जाता हूँ, इनका लाभ किसको मिलेगा? ये जो 69,000 जो कैंडिडेट अभ्यर्थी है, इनको नौकरी देने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी तो उनको भी पता है कि नौकरी भी देरी मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा और आगे चल के प्रमोशन भी मिलेगा। तो उनका सोचना, अभी सरकार को 2027 में चुनाव है, तब तक ये बात याद भी नहीं रहेगा। ये लोग कितने साल चिल्लाएंगे? 3-4 साल और चिल्लाएंगे क्या ये लोग कि भाई सरकार ने जुल्म किया, सरकार ने ये किया? सरकार की टेक्निकल पॉलिसी होती है, कुछ उनके फॉल्ट होते हैं, जिस फॉल्ट पर उनको टाइमिंग नहीं होता, लेट सेट हो जाता है। लेकिन मैं सरकार का बचाव करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ 2 बात कहने के लिए बैठा हूँ कि उनका लाभ किसको मिलेगा। क्या हमारे राकेश भाई को मिलेगा? वो 69,000 लोग इनको बोल दिया कान में आके कि आप खूब बयान कहिए अपने नेता से देने के लिए, हम सब और हमारे परिवार सब आपको वोट देंगे? नहीं। देखिए, एक आपको सिनेरियो प्रेजेंट करना पड़ेगा। सिनेरियो यह प्रेजेंट करेगा कि यह कदम जो है स्वागत योग्य है। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि सरकार को मालूम था कोर्ट से जो फैसला होना है, अगर सरकार पहले ये कदम उठा लेती
यहाँ बोलना चाहिए इनको कि सरकार पहले कदम उठा लेती तो कोर्ट में इतना दिन नहीं गुजारना पड़ता और जज का जो है दूसरे जगह पे जज साहब दूसरे न्याय करते। ये थोड़ा फॉल्ट हो सकता है सरकार का, इस पे सरकार का किरकिरी कर सकते हैं, इस पे सरकार को आप नोच सकते हैं, खसोट सकते हैं, लेकिन राजनीति करके आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं राकेश भाई को थोड़ा सा, इनके सरकार जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो उस टाइम दरोगा की बहाली की बात थी और सबसे ज्यादा यादव लोग ही फुट पर थे। यादव भी कह रहे थे कि हमारे यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद सबसे ज्यादा शोषण हम यादव का ही हो रहा है। बोलने तो दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप वही विचारधारा के व्यक्ति हैं बोल लीजिएगा ना, अपने समय में बोल लीजिएगा। 86 में 56 एसडीएम की फर्जी अफवाह फैला दिए थे, अपने टाइम में बोल लीजिएगा ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में 46 में 56 कर दिए थे। आपकी ये अंगड़ी ठीक है, 46 में 56 मुख्यमंत्री कर दिए थे। माननीय अखिलेश यादव ने जब सदन में मैं पूछा कि वो आंकड़ा दीजिए, 46 में 56 जो है एसडीएम हुए थे यादव, तो वो डाटा नहीं अभी तक दे पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग ने। धनुष जी आप उतने ही चाटुकारिता करिए जितना चल सके। राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपके पास लिस्ट है, मैंने तो निवेदन किया। मैं कह रहा हूँ सबसे आपके पास आंकड़ा है, लिस्ट है कि सबसे ज्यादा यादव की भर्ती हुई है। अरे भाई साहब 640 दिन बैठे हैं, खोदिएगा, लाठियां खाए, पानी और बारिश ठंडी के बीच में बैठ के जो है माननीय सुप्रीम माननीय कोर्ट ने फैसला दिया, तो आज आप गोल गोल घुमा रहे हैं बैठ के। आप सुनिए, आप हमको चैलेंज मत करिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ धनुष जी आप मुझे भी ना सिखाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र आप झूठ परोसिए उतना जितना से चल सके। झूठ किसको बोलते भैया? मैं कह रहा हूँ आप दिखाइए दावे के साथ, दिखाइए आप। मैं मैं कह रहा हूँ दिखाइए आप कि सबसे ज्यादा यादव की भर्ती हुई थी। आपकी सरकार मैं कहा कि एसडीएम की भी भर्ती में सबसे ज्यादा यादव हुआ था। मैं तो पूछता हूँ, है हिम्मत तो दिखाइए। मैं तो पूछता हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ धनुष जी हिम्मत है तो दिखाइए। उत्तर प्रदेश छोड़ के सबसे ज्यादा एसडीएम में यादव की भर्ती हुई है, अगर हिम्मत है तो आप दिखाइए। मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, मैं अपनी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगर आप में हो 32 दांत और अखिलेश यादव 32 दांत हो तो बताए विधानसभा छोड़कर क्यों भाग गए लोकसभा? है हम? मैं तो पूछ मैं कह रहा हूँ राज की राजनीति करते हैं, ये नहीं पता विधानसभा छोड़ कि के देश की तीसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये पीडीए के लोग ने बनाया है। आप क्या बात करेंगे? 640 दिन अभ्यर्थी बैठे रहे, उनके पीड़ा पे आप आज मलहम लगा रहे हैं। जब कोर्ट का फैसला, अरे आपको जनता ने चुनी है। क्यों नहीं चुनी जनता? हमको जनता ने चुनी है। देश की तीसरी पार्टी हमको जनता ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकारा है। आज प्रधानमंत्री मोदी की वो हालत हो गई है कि विधानसभा में बैठ नहीं पा रहे हैं। दहाड़ के बोलते थे एक अकेला मोदी, एक अकेला मोदी। आज अब ये कह रहे हैं कि विपक्ष मिलकर आवाज दबाई जा रही है। आप सरकार में नहीं ना हो? कौन सरकार में नहीं है? मुझे हाँ या ना बता दो भाई साहब। क्यों मैं कह रहा हूँ धनुष जी आप उतने चाटुकारिता करिए जितने से चल सके। भाई इसको चाटुकार नहीं सही बोलते हैं। नहीं आप चाटुकारिता करते हैं। पहली बार डिबेट में आप नहीं बैठे हैं। शालीनता की बात करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर कोई चाटुकारिता करता, मैं कह रहा हूँ आपकी हिम्मत है तो कहिए कि सरकार की फेलियर है। आप कहिए कि सरकार की फेलियर है, आरक्षण घोटाला है। आप एक सेकंड लेटरल धनोज जी, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। धनोज जी एक सेकंड, हिम्मत है तो लेटरल इंक्री से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आप जो हिम्मत है तो कहिए आप। नहीं एक सेकंड देखिए धनोज जी राकेश जी, पत्रकार हूँ मैं। नहीं बिल्कुल धनोज जी एक सेकंड, मैं जानता हूँ पत्रकार तो भी कितनी मेरिट है आज के दिन में। नहीं लोग कर सकते अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में पत्रकार तो भारतीय मीडिया की कितना असर है मुझे पता है। सरकार का धनोज जी मुझे ना बताइए उस क्या पत्रकार है। मैं कह रहा हूँ 86 में 56 जो मुख्यमंत्री कहे थे, हमको लिस्ट दिखाइए। एक सेकंड धनोज जी राकेश जी एक सेकंड, दोनों लोग एक चीज सुनिए। सरकार किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, बीएसपी की हो, किसी की भी हो, अगर कोई ये कहता है कि हमारी सरकार आई हमने नौकरी दिया, सर आप सिर्फ क्राइटेरिया फॉलो करवाते हैं। बच्चे जो आते हैं वो एग्जाम देकर आते हैं और वो उम्मीद करते हैं, उनके परिवार वाले उम्मीद करते हैं, वो अलग अलग शहरों में रहकर तैयारी करते हैं। 4 साल 5 साल आंखें उनकी धंस जाती है सर शरीर में, तब जाकर वो
एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं सर, उसके बाद जाकर जब ये पता चलता है कि इतनी बड़ी धांधली हो गई, पेपर लीक हो गया, तो सर दिल से लेकर दिमाग और दिमाग से लेकर परिवार टूट जाता है। मनोज कुमार जी, राकेश जी, आप दोनों को यही बता रहा हूं कि कोई सरकार कोई कृपा नहीं करती, बपौती नहीं होती है वैकेंसियां। नहीं सर, समाजवादी पार्टी पर राकेश जी ऐसा नहीं है कि पहले पेपर लीक से लेकर या कोई, मैं अभी पुरानी समाजवादी पार्टी में नियुक्तियां हुई हैं, इतने बच्चे धरने पे नहीं बैठे हैं। 640 दिन मामूली दिन नहीं होता है शिवम भाई। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ राकेश जी, सरकार किसी की भी हो, अगर पेपर लीक होगा, अगर कार्रवाई जो क्राइटेरिया है उसमें अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो कोर्ट बैठा हुआ है सर, कोर्ट निर्णय करेगा, कोई धांधली करके जा नहीं पाएगा सर। और बच्चों के साथ कोई कृपा दृष्टि नहीं करती कोई सरकार कि अच्छा फलाना आप ऐसे हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आइए आपको लेक्चरर बनाते हैं। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ठाकुर लेक्चरर बन गया, जरा बताइए तो। नहीं एक सेकंड राकेश जी, लगातार आपकी पार्टी ये कह रही है कि भाई जातिगत पूरी तरीके से वैकेंसी भरी जा रही है। कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ठाकुर, कौन सा बनिया, कौन सा अग्रवाल, कौन सा जायसवाल, कौन सर, कौन बिना वही लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए किसको नौकरी मिल गई? जाति के नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अभी आपके चैनल पे चल रहा था, अभी सारे चैनल पे चला। नहीं सर, यहाँ सर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य यही है कि जातिवादी राजनीति होती है सर। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इसका साक्षात्कार मैं कर चुका हूं सर। इसके लिए आपको बता रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो सर, जातिवाद होता है उत्तर प्रदेश में और जातिवाद पे ही राजनीति होती है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा। ठीक है, मैं कह रहा हूं उपचुनाव में सारे चैनलों पे चला है कि अभी जो कर्मचारी वहां है, दो जातियां देख के उनको ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जा रहा है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अगर मैं गलत कर रहा हूं तो अभी मैं दिखाऊं आपको, जो है तमाम यूट्यूब के बड़े चैनलों पे चला है। अरे सर राकेश जी, मैं तो आपके में हाँ मिला रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिसकी सरकार आई उसने अपने जाति बिरादरों को सामने उठाकर रख दिया। सर ये मत कहिए कि जातिवादी हम नहीं करते, ये करते हैं, फलाना नहीं है। मतलब सर दूसरे के कुर्ते पे छींटा अच्छा लगता होगा सर, दूसरे के कुर्ते पे छींटा डाल दीजिए जितना डालना हो। कह रहा हूं कि दर्जनों ARO से लगा के लोअर से यूपी आरक्षी, ग्राम विकास अधिकारी, प्राइमरी सहायक से तमाम शिक्षकों का पेपर नहीं, हम तो कह रहे हैं राकेश जी, हम तो कह रहे हैं कि अगर ये भ्रष्ट है, आप आइए शांतिपूर्वक समर्थन करिए, सीबीआई जांच की मांग करिए, सब कुछ करिए सर, लेकिन ये कहना कि हम नहीं करते हैं, ये करते हैं सर। मतलब दूसरे के कुर्ते पर छींटा डाल के खुद का दामन साफ करने की कोशिश ना करिए राकेश जी। मैं बस यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जातिगत राजनीति, दलगत राजनीति और यही सब चीज उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ गलत होता है सर, और फिर वो गर्त में जाते हैं, उनका दिल, दिमाग, परिवार सब टूट जाता है सर। ये लोग ठीक है राकेश जी, पे डकैती डाल रहे हैं। नहीं ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, जो है बैठे हुए नहीं मैं आपके पास आऊंगा। नवीन शर्मा जी, स्वागत कर रहे हैं। नवीन शर्मा जी, जब पेपर लीक होंगे, जब आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो हायरार्की है, जब वो इस तरीके की चीजें होंगी, जब जातिगत चीजें आप भी देखेंगे उसको, तो सर सवाल उठेंगे। और सवाल चुनाव हो, उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, विपक्ष क्यों ना उठाए सर इस बात को? नवीन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आदरणीय राकेश जी को, मेरे मित्र हैं और आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठा है। देखिए, जात की बात और समाज के उद्धार की बात भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम किया है। अभी माननीय हमारी भाजपा सरकार में जो भी शासन में नियुक्तियां अभी तक जो भर्तियां हुई हैं, निष्पक्ष हुई हैं, बिना धांधली की हुई हैं। जितने भी लोग भर्ती, जो नौजवान साथी किसी भी डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हुई हैं, उनकी शिक्षा के आधार पे, उनके उत्तीर्ण मार्क के आधार पे हुई है, उनकी डिग्री के आधार पे हुई है। हमने या हमारी सरकार ने किसी भी प्रकार से जात का टाइटल देखकर उनकी नियुक्तियां नहीं की हैं। जो आपकी योग्यता है, उत्तर प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पे योगी सरकार काम करती है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ परिवारवाद के, परिवार के लोगों को नहीं बिठा देते हैं नौकरी के आय सिंहासन पे कि 1 आया, 2 आया, 3 आया। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई नहीं है। और रही बात हमारे आप सरकार की बात कर रहे हैं, नहीं नवीन शर्मा जी, अगर ऐसी बात है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। विधानसभा उपचुनाव से पहले यादव और मुस्लिम जितने भी अधिकारी हैं सबकी ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों? देखिए, वो निर्वाचन आयोग का जो चुनाव का प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी बदले जाते हैं।
है। चुनाव आने से पहले अधिकारियों का मतलब ये फेरबदल एक होता है। सेकंड नवीन और जी, ये ये कोइंसिडेंस है सपा बसपा कि यादव सरकार और में भी मुस्लिम हुआ है। मतलब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भी इन्हीं पे नजर है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी बदला जा रहा है। बताइए इनकी नीयत और मंशा में कितनी खोट है, कितनी जातिवादी की बू आ रही है। आधार पे काम होता इस है, आधार से पता चल रहा है आधार पे काम होता है कि भाई ये जो है डी डी क्लास के लोगों को यादव, मुसलमान और अन्य पिछड़े दल के अधिकारियों को ट्रांसफर कर लिया है। क्या चुनाव आयोग के आपके इशारे चल रहा है? चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष होता तो ऐसे काम नहीं करते। देखिए, भारत के संविधान में चुनाव आयोग से किसी भारत के संविधान ही है पार्टी के लिए कि आपकी नीयत में कितनी खोट हमारे है। संविधान का एक स्तंभ भी है। ये जनता संविधान बचाने के लिए ही इस बार खड़ी होगी। इस बार हमारी जो सरकार 24 का चुनाव है, संविधान का ये सम्मान जनता संविधान हमारे बचाने के लिए खड़ी हुई प्रधानमंत्री थी। जी ने दिल से और आप किया है। देखिएगा हमारी 2027 और ये 10 जो तीसरी बार सीट है उपचुनाव का, केंद्र में उसमें भी जनता प्रधानमंत्री संविधान बनाया बचाने है। के लिए खड़ी होगी। राकेश जी, केंद्र में संविधान और तीसरी बार सम्मान बचाने के लिए खड़ी प्रधानमंत्री होगी। बनाया है। अगर हम संविधान, हमारा संविधान जो था वही है और हम मैं कह रहा संविधान हूँ का अगर सम्मान संविधान करते में हैं। आरक्षण का रूप है, आरक्षण देने के लिए है, अगर आप आरक्षण निम्नावली से हिसाब से अगर आप 69,000 वैकेंसी पूर्ण किए होते तो आज 640 दिन क्यों बैठने पड़ते लोगों को? और लेटरल एंट्री के माध्यम से जो कल विज्ञापन आया है 45 पदों पे, बताइए परीक्षा भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया जा रहा है पिछले दरवाजे से। ये डकैती है, आरक्षण की डकैती की जा रही है नवनीत जी, ये डकैती है और ये पूरा समाज देख रहा है। इसका जवाब ठीक है नवीन जी, राकेश जी, ठीक है, कोई बात नहीं। एचएन उपाध्याय जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि जातिगत राजनीति नहीं होती सर। लोकसभा चुनाव में हमने देखा, आप जिस दल के मुखिया हैं इंडिया गठबंधन के, उनमें भी हमने देखा सर कैसे सीट बांटे गए। कई नाम तो ऐसे थे जिनका अनाउंसमेंट होता है, फिर 2 दिन बाद नाम बैक किया जाता है, फिर आगे नाम एक नया नाम का ऐलान किया जाता है। सर ये पूरा क्राइटेरिया, माननीय अखिलेश यादव जी के आवाज को गंगा जल से नहीं धुलाई जाती। मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से जाने के बाद उनके मंदिर को धुलाया जाता है। तो ये हमको पता है कि पिछड़ी जाति से कितना नफरत करने वाले ये लोग हैं। मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा तो माननीय केशव जी को चमकाए थे। कौन केशव जी को बनाया बताइए आप हमको। शुरू में पोस्टर में पूरे हर जगह केशव जी को प्रमोट किया गया, कहा कि बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का, मगर कहाँ अभी तक बन पाए। देखिए, ये हमारे यहाँ लगाते उनके राकेश जी, मैं आपकी बात को इस बार काट रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और इसकी केंद्रीय जनता पार्टी है कि केंद्रीय कमेटी विरोधी है। परिवारवाद नवीन जी, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया था। नहीं, एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड। राकेश जी देखिए, आज टॉपिक तो कुछ और था, लेकिन आप टॉपिक को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गई? मैं कह रहा हूँ कि क्यों उनको नहीं बुलाया गया था। नहीं, एक सेकंड, बुलाया तो आप लोगों को भी गया था, गए थे आप लोग? मैं कह रहा हूँ, पूछे भाई माननीय सोनिया गांधी जी। नहीं, एक सेकंड राकेश जी, बुलाया गया था आप लोगों को कि नहीं बुलाया गया था? मैं कह रहा हूँ, मगर मैं क्यों नहीं गए आप लोगों को जाना छोड़िए। मैं द्रौपदी मुर्मू महामहिम के पास अभी में जाऊंगा। आप बताइए, आपको बुलाया गया था नहीं बुलाया गया था? और प्रभु राम जी ने हमको आशीर्वाद दिया 24 में, भारतीय जनता पार्टी को 24 में नहीं दिया आशीर्वाद। बिल्कुल लगाते थे कि राम को लाए हैं। मैं तो पूछता हूँ कि राम को लाए हैं तो 15 लाख कब लाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां कब लाएंगे, दलित पिछड़ा के जो है हक अधिकार को कब लाएंगे, 100 स्मार्ट सिटियां कब बनाएंगे, महिलाएं कब सूरत अब आप भाग गए घूमेंगे। राकेश जी, अब आप भाग गए। मैं ये पूछ रहा था, कभी आपने कहा राष्ट्रपति वाली बात, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बुलाया तो आपको भी गया था सर, आप क्यों नहीं गए? शिवम जी, आपको जाना मैं इनकी जाति पे कह रहा हूँ कि यही पूर्व राष्ट्रपति को उड़ीसा के मंदिर में नहीं घुसने दिया सर। फिर उड़ीसा चले गए आप राम मंदिर आए थे तो राम मंदिर में चला गया सर। मैं वही कह रहा हूँ, बुलाया आपको भी गया था सर। किसने जब आपको कार्ड दिया जा रहा था, कौन लिखा था? अखिलेश यादव जब आप आएंगे तो हम फिर गंगा जल से पूरे मंदिर को धुलेंगे सर। कितने लीटर गंगा जल देखा आपने? जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था सर, ये दुष्प्रचार मत किया करिए सर।
नहीं, वो भी राकेश लोकतंत्र का जी, ये सबसे मत बड़ा किया मंदिर करिए। होता है। जब तक आपको तब भी सर धार्मिक जाना भावना जाएगा। को आहत पूरी- करने की देखिए, कोशिश मत धार्मिक किया करिए, भावनाओं पे आप सिर्फ लोग जातिगत आरोप राजनीति के लिए। धार्मिक हमारा आत्मा- राम मंदिर भावना को पूरे जनमानस का आहत राम करने मंदिर वाले है। लोग नहीं है। सबका अधिकार है हम विभिन्न और राम धर्म मंदिर को को मानने प्रतिदिन वाले धुलाया लोग जाता हैं है। और हर धर्मों और का दुनिया सम्मान कोई करने भी वाले मंच लोग है, हैं। प्रतिदिन धुलाया जाता केवल है। नहीं, नफरत की जनमानस आप राजनीति हर भारतीय धर्म का जनता सम्मान पार्टी के कर लोग रहे करते हैं राकेश जी, अच्छी बात है, लेकिन आपने अयोध्या मंदिर की बात की तो मैं वही कह रहा मैं कह रहा हूँ, हूं, न्योता अखिलेश आपको भी गया यादव था सर, इस देश सम्मान गया के था, आप क्यों नहीं सबसे आए? बड़े इस देश के तीसरी बड़ी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अगर नफरत इन लोगों के प्रति न होता तो मंदिर क्यों धुलवाए? उनके घर को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? मैं पूछना चाहता अच्छा, हूँ। एक सेकेंड राकेश जी, आप जिस थाली में खा के गए वो थाली उठा के फेंक दूं तो आप खाना खाना बंद कर देंगे दोबारा से? मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर धुलाएंगे। नहीं, एक सेकेंड, अगर आप मैं थाली हिंदू उठा के हिंदू फेंक की दूं, बात कर आप रहे खाना हैं, उठा के आप फेंक मंदिर दूं, भी आप दोबारा धुलवाएंगे। जीवन में कभी खाना नहीं खाएंगे। अरे सर, मैं बाद कह में रहा चले हूं जाते। देखिए, थाली और वो बात दूसरी है। सर वही कह रहा हूँ, ऐसा ये कैसे- धार्मिक ऐसा कैसे दुष्प्रचार भैया? मत करिए कि मैं ऐसा कह किया रहा गया हूं कि वैसा पिछड़ा किया गया। दलित से सर बार बार ज्यादा सुन चुका हूं मैं ये करता है। चीज, आपको भी इन्विटेशन गया था, आप जाते, अगर उसके बाद वहां मैं कुछ कह होता रहा तो आप हूं कि बोलते तो हम मैं लोग मानता। सबसे ज्यादा राम को, प्रभु राम जी को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। हाँ सर, और आप प्रभु ही राम जी के ने नहीं, हम लोगों ठीक को है, आशीर्वाद सही दिया कहा है। आपने, आप भी भारतीय मानते हैं जनता पार्टी सर, को आशीर्वाद इसीलिए नहीं लखनऊ दिया। के चौराहे पर आपके नेताओं द्वारा रामचरितमानस का चीर हरण कर दिया गया था सर, फाड़ के फेंक दिया गया था राकेश जी। मैं कह रहा हूँ ये आपके पार्टी का कौन सा विद्वान नेता है जो रामचरितमानस से ज्यादा जानता है? चलिए बताइए। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसे राकेश जी, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा हूँ, बार बार आप वही लेके जा रहे हैं डिबेट, फंस जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। शिवम जी कह रहा हूँ कि कुछ दोहे हैं ये उसमें असल जो पिछड़ा दलित के वही कह रहा हूँ सर। लिखे गए हैं। सर मैं हाई कह रहा स्कूल हूं इंटर तक कोई नहीं पढ़ाई किया और चले रामचरित रामचरितमानस पर उंगली उठाने। मैं सर कह किसी रहा हूं धर्म वही ग्रंथ पर पिछड़ा उठा के दलित के सवाल लोगों को सवाल बात उठा के दिखा दीजिए सर। मैं कह रहा हूं रामचरितमानस हिंदी में अवधि में आ गया सर, इसलिए आपने उसको फाड़ के फेंक दिया, बाकी आप किसी धर्म ग्रंथ को फाड़ के दिखा दीजिए, जान जाए सर। एक समय था घर में घुसकर सर तन से जुदा हो जाएगा। अधिकार नहीं दिया गया था, वही छेड़ रहे हैं आप, जहां में नहीं जाना चाह रहा हूं राकेश जी, जहां नहीं जाना चाह रहा हूं, टॉपिक पे रहिए, बार बार ऐसी चीजों का दुष्प्रचार मत करिए, सिर्फ जातिगत राजनीति के लिए, धर्म के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, ठीक है राकेश जी, ठीक है, नहीं अब ठीक है, आप बहुत हो गया, ठीक है उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जातिगत राजनीति सब ये कहते हैं भाई हम नहीं करते, दूसरी पार्टी करती है, साफ साफ दिखाई देता है। अभी उपचुनाव आने वाला है, वो भी साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि कौन प्रचार प्रसार कर रहा है, कौन जातिगत राजनीति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर मेरा सवाल ये कि उपचुनाव में मायावती जी ने मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, अब आप ये बताइए कि आपका निगोशिएशन कितने सीट पर हो रहा है, आपकी क्या रणनीति? उपाध्याय जी। शिवम जी, पूरे आधे घंटे से ऊपर हो गया, हमको आप मौका दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, बताइए, बिल्कुल। ऐसे आप, कैसे अरे आप ही बात के करेंगे? सहयोगी थे राकेश जी, उन्हीं के साथ चर्चा चल अरे रही है। राकेश जी तो ठीक है, आप उससे ज्यादा आप ही बोल रहे थे। नहीं सर, वही कह रहा हूं, यहाँ प्रवक्ता अगर सर आते हैं, अगर हम पूरा सहसम्मान अतिथि के तौर पर बुलाते हैं सर, तो कुछ भी बोलने की आजादी किसी को नहीं है, न नवीन जी को है, न उपाध्याय जी आपको है, न राकेश जी आपको भी है। देखिए सर, हमें प्लेटफॉर्म है, हमारी जिम्मेदारी है सर, हम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, गलत बात बोलने नहीं देंगे सर। शिवम जी, आप हमको तो बोलने देंगे तुमसे 5 मिनट। हाँ उपाध्याय जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ सुनिए शिवम जी, जो आप चुनाव की बात कर रहे, उपचुनाव, हमारी जिस तरह से लोकसभा में तैयारी थी हम लोगों की, उसी तरह से इंडिया गठबंधन की तैयारी हो रही है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीट क्लियर होगा, ऐसी बात नहीं है, उच्च नेतृत्व तय करेगा। और बहन मायावती जी चुनाव तो पहले भी लड़ी थी, अब भी लड़े, उनका क्या एजेंडा है आप समझी रहे हैं, किसको लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है आप समझी रहे हैं। दूसरी बात, हम आदरणीय धनोज जी की बात कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे थे कि सरकार जो एहसान कर रही है, आप बताइए शिवम जी, 1977 में कांग्रेस पार्टी कैसे हार गई? उन्होंने तो पूरी आजादी के लिए 77 कर नौकरी दी, तो क्या पार्टी ने नौकरी दी? सरकार ने नौकरी दी, पार्टी ने नौकरी नहीं दी थी। सरकार की जिम्मेदारी होती है सामाजिक कल्याण करना, संविधान के तहत काम करना। ये थोड़ी है कि हमें नौकरी दिया तो हम छोड़ दीजिए आप, ये सरकार नहीं कह सकती है। वो अपनी सामाजिक कल्याणकारी कार्य करेंगे, जनता जिसको उचित समझेगी उसको वोट देगी। देखिए, आपने खुद ही कहा है कि अभी उपचुनाव से पहले कुछ जिलों में पिछड़ी जाति में से यादव और मुसलमान, तो किस तरह से अधिकारियों को हटाया जा रहा है। तो यादव की हम बात नहीं करते हैं शिवम जी, सामान्य वर्गों में ब्राह्मणों को भी उपेक्षा की जा रही है।
फिर तो ठीक है ना, फिर तो जातिगत वाला आरोप लग ही नहीं सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग में सर, सबको किया जा रहा है समान रूप से, तो क्या दिक्कत है? ट्रांसफर है। नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, हम कह रहे हैं सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों का भी उपेक्षा किया जा रहा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश सुने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल 3 सवर्ण बाहुल राज्य है। इन तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या ब्राह्मणों को कहीं मुख्यमंत्री बनाया? आप बताइए, जबकि ब्राह्मण पहले से भी बीजेपी को देखते रहे। एक सेकेंड, उपाध्याय जी कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है? तो कांग्रेस की 3 जगह राज्य है सरकार। नहीं, कितने राज्यों में सरकार, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गिनती करके बताइए। 3 जगह है, हिमाचल, कर्नाटक रूप से। कितने ब्राह्मण, कहाँ ब्राह्मण है, कौन सा मुख्यमंत्री है ब्राह्मण वाला? 3 राज्यों में कैसे बना दे, इसी तो नहीं। हाँ, 3 राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला सर आपको? हमारे उत्तर प्रदेश में आप बताइए, सर यही कह रहे हैं, सब इस वक्त फूट डालो, राज करो, अंग्रेज चले गए, रणनीति छोड़ गए सर। हम ब्राह्मण, यही ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, यही करते करते सर बेड़ा गर्क होने को आया देश का। भाई आप बताइए शिवम जी, ब्राह्मण जहाँ रहेगा वहीं ना बनाया जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल ब्राह्मण बाहुल राज्य है। आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस अगर ब्राह्मण नहीं होते, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर अपमान नहीं किया जाता। ये लोग, ये जो भाजपा नेतृत्व है इस समय, यादव पिछड़ी जात में अलग करना चाहती है, ब्राह्मणों को सामान्य वर्ग में उपेक्षित करके उनका शोषण कर रही है। अब ये और साथ साथ पिछड़ी जातियां और पूरे देश की जातियां इस बार उपचुनाव 27 में उत्तर प्रदेश में खास तौर से दिखाया नहीं कि हम जाति पाति धर्म में विश्वास नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं। जो पिछड़े हैं, गरीब है सामान्य वर्ग में, उनका हक मिलना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी। नहीं, उपाध्याय जी आप कह रहे हैं कि आप जातिगत राजनीति नहीं करते हैं। आप बजट सत्र में भी, हलवा सेरेमनी में भी कहते हैं कितने ओबीसी थे सर। आप हलवा सेरेमनी में भी ओबीसी ढूंढ ही लेते हैं सर, आपको ढूंढना होता है, आप जातिगत राजनीति नहीं करते सर। किसे पढ़ा रहे हैं उपाध्याय जी? भागीदारी की बात कर रहे थे कि कितने भागीदारी उसमें की। बस वही बात ना, अब आप फंस जाते हैं ना उपाध्याय जी, फिर आप कहते हैं हम ये नहीं कह रहे थे, हम ये कह रहे थे। देखिए, हलवा सेरेमनी में कितने थे दलित, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य यही है कि बजट वाले सेरेमनी में भी, हलवा सेरेमनी में भी SC ST OBC ढूंढा जा रहा है और कोई जातिगत राजनीति नहीं करता सर। यह हास्यास्पद है उपाध्याय जी, यह हास्यास्पद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। होनी चाहिए, उनकी सहभागिता होनी नहीं चाहिए। बताइए, वो अयोग्य है, वो अच्छे आई नहीं है, वो प्रतिभाशाली नहीं है। आप उनको प्रतिभाशाली बना रहे हैं। देखिए शिवम जी, जिस तरह से अभी तो हमने बात कहा यादव, अच्छा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी पिछड़ों में किसकी है? यादव की आबादी है, वो तो अभी दिखाई नहीं देंगे भाई। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? यादव यादव वाइस चांसलर की नियुक्ति अभी उत्तर प्रदेश में की गई, उसमें कितने स्वजाति मुख्यमंत्री से भरे गए, आप बताइए। अभी की भागीदारी कहाँ की नहीं गई? ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, कोई बात नहीं। धनुष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से सामने उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है सर, चाहे लाख कोशिश कह ले ये पार्टियां, ये कह ले कि भाई देखिए हम जाति वाली राजनीति नहीं करते हैं सर, लेकिन अंधे को भी दिखाई दे जाएगा उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक पार्टियों का जातिगत राजनीति साफ साफ दिखाई दे जाएगा, अंधे को भी दिखाई देगा, महसूस कर लेगा कि जातिगत राजनीति हो रही है। सवाल ये, और दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से इनके बयान एक साथ नहीं होंगे, मनमुटाव होता हुआ दिखाई देगा। अभी पिछले दिनों हमने देखा लखनऊ से दिल्ली तक जो पूरी तरीके से रेल चली है एक, क्या ये बीजेपी को उपचुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है? और दूसरा, ये उपचुनाव में होने क्या जा रहा है? धनुष जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, ये तो सरकार जो है वो 10 के 10 सीट जीतना चाहेगी, ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आप हमारे भाई हरिनाथ उपाध्याय जी से पूछा कि बहन जी जो मायावती जी, वो मिल्कीपुर में कैंडिडेट मतलब पहले से नाम तय कर दिया। सबको पता है कि मायावती कौन है, वो दलित महिला है। तो इन लोग को कह देना चाहिए कि हम वहां से कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीडीए वाले हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले, इनको कह देना चाहिए कि देखिए उपाध्याय जी एक एक करके धनुष जी का समय बोलने दीजिए उन्हें, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बताइए, उस बार राकेश भाई ने छीन लिया मेरी आवाज को और मैं इन लोग को सुनता रहा। बोलिए बस
अरे धनुष बोलिए बोलिए। सुनिए, मैं कह रहा दलित महिला ने वहाँ उतार दिया कैंडिडेट, तो आपको बोलना चाहिए कि वहाँ खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि हम दलितों के समर्थक है। आपने बोला उनका एजेंडा आपका कीर्तन भजन। अरे भैया, सबको पता है कि आप लोग झूठे हो, झूठ बोलकर आते हो। अब 10% क्या दोगे अपने एजेंडे में? क्या बोलोगे इस बार कि 85 को डबल करोगे क्या? इस बार 85 को डबल करने वाले हो? इस बार कितने करोगे? 20,000 दोगे क्या? सबको पता है। गरीब को खराब किया समय कम है भैया। उपाध्याय जी, यू आर एजुकेटेड पर्सन। देव उन्होंने कहा था खटाखट 1 जुलाई को 1 लाख उनकी विचारधारा दलितों को एक सेकेंड नवीन जी और उपाध्याय जी, धनुष जी की बात सुन लेते फिर आपको मौका दूं। नहीं सुन, देखिए, या तो मुझे चुपे रहने दीजिए क्योंकि नहीं, धनुष जी अपनी बात रखिए। नहीं, अपनी बात मैं कम समय रखना चाहता हूँ। ये लोग अपने अपने एजेंडे को लेकर जाएंगे चुनाव में, सरकार भी अपने एजेंडे को लेकर जाएंगे। मैंने कहा आज जो आपने मुद्दा रखा, ये जो 69,000 लोग हैं जिनको 69,000 में 4-4 वोट भी उनके परिवार का, उनका लाभ क्या विपक्ष को मिलेगा? क्या विपक्ष के लोग गए थे हाईकोर्ट, गए थे अखिलेश यादव कि देखो भैया ये योगी आदित्यनाथ जो है जुल्म कर रहे हैं, पार्टी बने नहीं बने? ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। ये लोग को लगता है कि भाई वो वोट इसका है, वो वोट इसका। अभी कह रहे मुस्लिम यादव, वो राज कर्मचारी है। राज कर्मचारी जो नौकरी करता है उसको पता है कि 2 साल पे, 1.5 साल पे, 3 साल पे ट्रांसफर होगा। जो जमे हुए वर्षों से, जैसे अखिलेश यादव के समय में कितने सालों तक जमे रहते थे, एक दरोगा किसी की बात नहीं सुनते थे क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा मुख्यमंत्री यादव है। अब वो सब नहीं है। अब है, देखिए, ये पीडीए कहता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और ये भाजपा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये दो नारा के बीच में जनता किसके साथ जाना चाहती है? ये जनता पे छोड़ दीजिए ना। उपचुनाव में आप अपना जाइए ना, सही क्या कहिएगा कि 10,000 देंगे समाजवादी पार्टी, 10,000 देगी कांग्रेस, हमको वोट दो। आपके कुछ बातें आप भी झूठ बोलते हो, आपके झूठ पकड़ी गई है, आपके झूठ पकड़े गए और आप सरकार में नहीं हो, ना स्टेट में ना केंद्र में। आप बैकफुट पे हो क्योंकि अपने बयान से अपने ही जाल में फंस गए मकड़ी की तरह। जैसे मकड़ी अपने जाल को बिनते उसको पता ही नहीं होता और वो फंस जाते हैं। आप लोग फंस गए हो। ठीक है धनुष जी। राकेश जी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। सवाल ये कि उपचुनाव को लेकर अब ज्यादा समय बचा नहीं है, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। मैं जानना चाह रहा हूं कि सीट नेगोशिएशन वाली बात कहां तक पहुंची और कितना दे रहे हैं आप अपने सहयोगी दल उपाध्याय जी को? देखिए शिवम भाई, ये अभी बैठक नहीं हुआ है और उसका जल्द ही बैठक होगा। माननीय अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय कमेटी की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा और आप सबको भी जानकारी मिलेगी। और सही बात जो धनुष जी के थाने पे कि अखिलेश जी के बिरादरी के लोग, मैं धनुष जी को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 28 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। योगी आदित्यनाथ के स्वजाति के जाति के लोग थे। आप उस पर ताला लगा लेंगे और आप अभी थानों का आंकड़ा देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ धनुष जी, सुनिए ना धनुष जी, आप अभी उत्तर प्रदेश के थानों को देख लीजिए कि कौन चला रहा है। उत्तर प्रदेश के थाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर एक कहावत है सर, ये जाति है कि जाति नहीं है सर। ये वही हो गया। समय का देखिए अभाव है, समय का अभाव है। सवाल वही है कि पूरी तरीके से जाति को इग्नोर किया जाता है। वही है ना कि जाति है कि जाति नहीं है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। नवीन जी आपका भी, उपाध्याय जी आपका भी, राकेश जी आपका भी, धनुष कुमार जी आपका भी चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश वर्सेस केशव का वार वर्सेस पलटवार चालू है। अब देखना यह है कि यह वार पलटवार का सिलसिला कितना लंबा चलता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।